अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 11 फेडरल बोर्ड का चैप्टर नंबर 5 दैट इज़ वर्क एंड एनर्जी। इस वीडियो में हम टॉपिक कवर करने वाले हैं वो है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। इससे पहले हमने पढ़ा था कि वर्क डन होता क्या है। उसके बाद हमने ग्राफ के थ्रू वर्क को सीखा था कि अगर ग्राफ में हम वर्क को किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं या देख सकते हैं कि वर्क डन क्या है, जिसमें हमने ये पढ़ा था कि जब फोर्स डिस्प्लेसमेंट का हम ग्राफ बनाते हैं तो जो एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट जो है आता है, जो एरिया उसके अंडर आता है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ के अंदर, वही आपका वर्क डन कहलाता है। तो अब जो है हम सीखेंगे कि वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, क्योंकि इससे पहले हमने पढ़ा था वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। कांस्टेंट फोर्स में ये था कि हम एक ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे थे और वो क्या कर रहा था, ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स लगा रहे थे, फोर्स जो है वो कांस्टेंट थी और ऑब्जेक्ट मूव कर रहा था, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा था, लेकिन फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही थी। तो उसका ग्राफ आपने देखा था, एक ऐसे जो है एक हॉरिजॉन्टल लाइन आई थी और जब हमने उसको ज्वाइन किया डिस्प्लेसमेंट एक्सिस से तो आपके पास एक रेक्टेंगल बना और ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के ग्राफ के अंदर ये जो एरिया है यही आपका क्या कहलाता है, वर्क डन। जो हमने सबसे पहले पढ़ा था कि एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स द वर्क डन, कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ग्राफ के अंदर जो एरिया आपके पास आता है वही क्या होता है, वर्क डन होता है। तो ये तो थी प्रीवियस वीडियो जिसमें हमने कांस्टेंट फोर्स के थ्रू देखा था वर्क डन। अब वेरिएबल फोर्स के थ्रू देखेंगे। तो वेरिएबल फोर्स में ये होगा कि कोई रेक्टेंगुलर शेप नहीं बनेगी कोई, क्योंकि फोर्स जो है इसमें बार बार चेंज हो रही होगी या इंक्रीज या फिर डिक्रीज हो रही होगी। तो हमारे पास इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरह से होगा, ये ग्राफ होगा हमारे पास, ठीक है। जबकि जो कांस्टेंट फोर्स का था वो बिल्कुल ऐसे एक हॉरिजॉन्टल लाइन था, इस तरह से डिस्प्लेसमेंट एक्सिस के हॉरिजॉन्टल एक लाइन आई थी, फिर हमने उसको डिस्प्लेसमेंट एक्सिस से ज्वाइन किया था तो हमारे पास एक रेक्टेंगल बन गया था, ठीक है, और उसका एरिया ही हमारे पास वर्क डन था। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्यों इस तरह का ग्राफ बनता है, क्योंकि फोर्स बार बार चेंज हो रही होती है। आप चेक करें, यहाँ पर ऑब्जेक्ट पहले तो ओरिजिन पे था, ठीक है, फोर्स भी क्योंकि वो रुका हुआ था, कोई उस पर फोर्स नहीं लग रही तो उसने कोई डिस्प्लेसमेंट भी ट्रेवल नहीं किया, फोर्स भी जीरो है और डिस्प्लेसमेंट भी जीरो है। लेकिन क्या होता है, जैसे ही 1 न्यूटन की फोर्स लगती है इस ऑब्जेक्ट पर तो ये ऑब्जेक्ट जो है 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर लेता है। 1 न्यूटन फोर्स लगी, 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर लिया, ठीक है, ये पॉइंट आ गया। अब फोर्स थोड़ी सी इंक्रीज कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, 2 न्यूटन की फोर्स लगाएंगे तो क्या ऑब्जेक्ट यहीं तक मूव करेगा? नहीं, अब और आगे आ जाएगा ना, 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर लेगा। तो जब 2 न्यूटन फोर्स लगाई, ठीक है, फोर्स लगाई 2 न्यूटन तो 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट, फोर्स और बढ़ाएं तो फोर्स 3 न्यूटन कर दी तो अब यहीं तो नहीं रुकेगा ना ऑब्जेक्ट, और आगे आ जाएगा, यहाँ तक आ जाएगा। तो जब फोर्स हमने की 3 न्यूटन तो ऑब्जेक्ट ने जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया वो भी 3 न्यूटन ट्रेवल किया। अब फोर्स और इंक्रीज करें तो 4 न्यूटन इंक्रीज कर, ऑब्जेक्ट ने जो डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया वो भी कितना है, 4 मीटर। तो अब जब इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन करेंगे तो आपके पास ये ग्राफ बनेगा, किसका, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ बनेगा जब वेरिएबल फोर्स लग रही होती है तो वो फिर इस तरह से एक स्लोप बन रही होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने याद रखना है क्यों इस तरह का ग्राफ आ रहा है, क्योंकि फोर्स देखिए हर पॉइंट पे बार बार चेंज हो रही है और देखिए इंक्रीज हो रही है। पहले 1 न्यूटन फोर्स लग रही, फिर 2 न्यूटन फोर्स लगी और फिर आपके पास 3 न्यूटन फोर्स लगी और फिर जो है फोर्स कितनी लगी, 4 न्यूटन। तो फोर्स क्या हो रही है, चेंज हो रही है ना। तो जब फोर्स चेंज हो रही होगी तो हम कहेंगे वेरिएबल फोर्स है। और उसके बाद जब हम दोबारा, जब हमारे पास लास्ट वीडियो में हमने देखा था स्ट्रेट लाइन ऐसे ग्राफ आया था, उसको हमने ऐसे डिस्प्लेसमेंट एक्सिस से ज्वाइन कर दिया था। तो इसको भी हम क्या करेंगे, डिस्प्लेसमेंट एक्सिस से क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। तो इसके अंदर जो आपके पास ये एरिया होगा ये आपके पास क्या है, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स होगा। तो एक तो इस तरह से हमने सीख लिया। अब दूसरा ये है कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये बताया था कि जब आपके पास वर्क जो है एक वेरिएबल फोर्स के थ्रू हो रहा होता है या एक वेरिएबल फोर्स के लगने से वर्क हो रहा होता है तो उस वक्त फिर जो है हम फार्मूला ये वाला यूज़ नहीं कर सकते। आपने वर्क का ये फार्मूला पढ़ा है ना, वर्क इक्वल है FD cos थीटा। मैंने आपको बताया था कि हम ये फार्मूला तब यूज़ करेंगे जब फोर्स क्या होगी, ये फोर्स क्या होगी, कांस्टेंट होगी। लेकिन अब हम पढ़ रहे हैं वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। अब फोर्स वेरिएबल है, चेंज हो रही है, तो अब क्या यूज़ करेंगे, कौन सा फार्मूला यूज़ करेंगे, ये सारा भी अब हम नीचे डिस्कशन करेंगे। इसके लिए हम डेरिवेशन करेंगे, ठीक है, कि वेरिएबल फोर्स जब होगी तो तब कौन सा वर्क का फार्मूला यूज़ होगा। उसके लिए हम प्रॉपर एक डेरिवेशन करेंगे जिसमें हम लास्ट में ये फार्मूला ड्राइव करेंगे जो हम इस्तेमाल करेंगे जब फोर्स क्या होगी, वेरिएबल होगी, ठीक है।
तो स्टार्ट करते हैं। फोर्स इज़ वेरिएबल इन मैनी डिफरेंट केसेस। कह रहे हैं बहुत सारे केसेस हो सकते हैं जिसमें फोर्स जो है वो चेंज हो रही हो, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि कांस्टेंट ही फोर्स आप लगाएं, फोर्स चेंज भी हो सकती है। कहीं पे आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ती है, कहीं पे कम फोर्स लगानी पड़ती है। तो बहुत से केसेस ऐसे होते हैं, मैं अभी आपको एग्जांपल्स देती हूँ इसकी। देयरफॉर वी गेट डिफरेंट ग्राफ्स। तो फिर हमें ग्राफ्स भी क्या होंगे, जब फोर्स वेरिएबल है, फोर्स ही चेंज हो रही है, तो हर बार हमें ग्राफ भी क्या है, डिफरेंट मिलेगा। फॉर एरिया अंडर द कर्व, तो फिर जब ग्राफ ही डिफरेंट होगा तो वो जो भी ग्राफ आएगा, आपने याद रखना है ग्राफ जो है जब वेरिएबल फोर्स होती है तो उसका कोई कर्व आता है या कोई स्लोप की फॉर्म में आता है, बिल्कुल ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होता, क्योंकि फोर्स जो है वो क्या हो रही होती है, चेंज हो रही होती है। तो कह रहे हैं कि एरिया अंडर द कर्व जो है वही आपका क्या होगा, वर्क डन बाय द फोर्सेस। तो वो जो उस कर्व के नीचे जो आपका एरिया होगा, जैसे रेक्टेंगल आपने बनाया था तो जो उसका एरिया था वो कांस्टेंट फोर्स का वर्क था। तो इसी तरह जब आपके पास वेरिएबल फोर्स होगी तो उसकी जो आपके पास कर्व आएगी उसके नीचे का एरिया जो आपके पास होगा वो आपका वर्क डन होगा बाय वेरिएबल फोर्स। ठीक है, वही बात है, यानी एरिया अंडर द कर्व आपका वर्क डन होगा। अब एग्जांपल लेते हैं इसकी कि जब आप एक स्ट्रेच करते हो एक स्प्रिंग को, स्ट्रेच यानी आप खींचते हो किसको, एक स्प्रिंग को। जैसे ये आपके पास एक स्प्रिंग है और ये इसके साथ कोई मैस अटैच हुआ हुआ है, ठीक है, और अब आप इस स्प्रिंग को ऐसे खींचते हो। आप देखें पहले इनिशियली स्प्रिंग कुछ इस फॉर्म में होगा, ठीक है, और ऐसे मैस अटैच है। जब आप इसको खींचेंगे तो वो इस तरह खुल जाएगा, ठीक है, ऐसे खुल जाएगा वो स्प्रिंग। अब कह रहे हैं कि आप उस मैस को खींचें या उस स्प्रिंग को खींचें, द मोर वी स्ट्रेच, जितना ज़्यादा हम उसको खींचेंगे, द हार्डर वी हैव टू पुल। व्हेन वी स्ट्रेच द स्प्रिंग, जब हम स्प्रिंग को खींचते हैं, द मोर वी स्ट्रेच, जितना ज़्यादा हम उसको खींचेंगे, द हार्डर वी हैव टू पुल। मतलब कि देखें हम ये चाह रहे हैं कि ये एक स्प्रिंग है, इसको हमने थोड़ा सा खींचा है ना, थोड़ा सा खींचा है, मतलब थोड़ी सी फोर्स लगाई है, F1 फोर्स लगाई है तो इधर तक आया है, ये यहाँ से यहाँ इस पॉइंट तक आ गया। पहले तो इनिशियली यहाँ था, ठीक है, ये मैस यहाँ था, इसको खींचें, थोड़ी सी फोर्स लगाई, यहाँ तक आ गया, थोड़ी सी फोर्स लगाई तो यहाँ तक आ गया। क्यों? क्योंकि फोर्स कम थी। तो डिस्प्लेसमेंट चेक करें, ये ओरिजिनल या मीन पोजीशन से सिर्फ इतना सा डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ है, इसको आप कह दें x1 डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हुआ है। अब आपने कहा कि नहीं मुझे इधर तक नहीं लाना, मुझे यहाँ तक खींच के लाना है। तो अगर आपको ज़्यादा इसको जो है पुल करना है तो आपको फोर्स भी क्या करनी पड़ेगी, और ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो अब पहले F1 लगा रहे थे, जो थोड़ी लगा रहे थे, अब ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, F2 लगाएंगे, और ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो ये और ज़्यादा यहाँ तक स्ट्रेच होके आ जाएगा। तो वो ये कह रहे हैं कि आप देखें, आप इसको जब स्ट्रेच कर रहे होते हो, जितना ज़्यादा जो है आपने इसको स्ट्रेच करना है, आपको उतनी ज़्यादा फोर्स लगानी है। तो फोर्स बार बार चेंज हुई, पहले कम लगा रहे थे, फिर ज़्यादा लगाई, और स्ट्रेच करना है तो और ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, तो फोर्स बार बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो यही तो हम पढ़ रहे हैं, वेरिएबल फोर्स, फोर्स क्या हो रही होगी, चेंज हो रही होगी। तो अब इस फोर्स के चेंज होने के नतीजे में ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट तो ट्रेवल कर रहा है ना, फोर्स भी लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी ट्रेवल हो रहा है, तो वर्क डन तो एब्सोल्युटली हो रहा है यहाँ पर। तो इस फोर्स के चेंज क्योंकि वेरिएबल फोर्स लग रही है, तो वेरिएबल फोर्स लग रही है और डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हो रहा है, तो वर्क डन तो होगा, लेकिन कैसा वर्क डन होगा, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। ये आपके पास एक एग्जांपल है, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक एग्जांपल हमारे पास बुक में ये भी दी हुई है कि व्हेन रॉकेट मूव्स अवे फ्रॉम द अर्थ, जब एक रॉकेट जो है वो ज़मीन से दूर जाता है तो आपको पता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी उसको कहाँ लग रही होती है, डाउनवर्ड ना। रॉकेट ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा होगा और इस पर फोर्स ऑफ ग्रेविटी जो है वो डाउनवर्ड लग रही होगी। अब उसका डिस्प्लेसमेंट जैसे जैसे वो ऊपर जाता जाएगा, पहले वो ज़मीन से, समझ लें ये अर्थ है, ये अर्थ है और वो इतना सा दूर गया है अर्थ से, तो अभी इस पे ग्रेविटी जो है थोड़ी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि ये अभी अर्थ की ग्रेविटी के अंदर है, ठीक है। जब ये और ऊपर जाएगा तो ग्रेविटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, फोर्स ऑफ ग्रेविटी की वैल्यू इस पे कम हो जाएगी। जब ये और दूर चला जाएगा तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी और कम हो जाएगी। तो ये बार बार फोर्स ऑफ ग्रेविटी क्या हो रही है, ऊपर जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जा रहा है, ग्रेविटी क्या हो रही है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी कम हो रही है, तो बार बार फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है। तो दोबारा फोर्स की वैल्यू चेंज हो रही है और चीज़ डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रही है, तो वर्क डन तो होगा, क्योंकि फोर्स लग रही है, डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल हो रहा है, वर्क डन तो हो रहा है। लेकिन कैसी फोर्स, चेंजिंग फोर्स चेंज हो रही है, बार बार इस वक्त डिक्रीज हो रही है, चाहे इंक्रीज हो चाहे डिक्रीज हो, चेंज तो हो रही है ना, तो वर्क डन हो रहा है, तो हम ये कहेंगे कि वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। एक और एग्जांपल भी देख लेते हैं।
फर्ज करें ये आपके पास कोई भी रास्ता है, ठीक है, ये रास्ता है नीचे, ये ब्लू कलर में जो ये बना हुआ है, इस तरह का कोई भी आपके पास रास्ता है जिसमें पहले बिल्कुल स्ट्रेट है, फिर ऐसे ऊपर थोड़ा सा ऊपर की तरफ गया हुआ है, फिर स्ट्रेट, फिर ऊपर गया हुआ है, फिर स्ट्रेट, इस तरह का एक रास्ता है, ठीक है। और आपके पास ये ऑब्जेक्ट है जिसका मैस m है, इसको आपने ना यहाँ तक, इस पॉइंट तक लाना है और यहाँ से आप लेके आएंगे, ठीक है। अब क्या होगा, जब आप इस पे यहाँ पर फोर्स लगाएंगे तो वही बात है कि ऑब्जेक्ट ऐसे पड़ा हुआ है, ये वही आप टायर्स वाला जो बैग होता है उसको ही बिल्कुल ज़हन में ले आया करें, तो आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी कि आप यूँ फोर्स लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट यूँ ट्रैवल करेगा वो, ठीक है। तो आपने इसको ऐसे फोर्स लगाई तो ये ऐसे नीचे इस लाइन के ऊपर ऊपर ऐसे फोर्स आपने लगाई और इस लाइन के ऊपर ऊपर ये चीज़ क्या कर रही होगी, मूव कर रही होगी, यहाँ तक मूव करके आ गई, ठीक है। ये फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान कोई ना कोई एंगल बना होगा, ठीक है, यहाँ तक चीज़ मूव करके आ गई। अब यहाँ पर आपने जो फोर्स लगाई वो F1 है, ठीक है। अब क्या आप इतनी फोर्स लगाएंगे तो ये इस वाले रास्ते पे भी चला जाएगा? नहीं, ये रास्ता तो थोड़ा सा इस तरह हुआ है ना, तो इस पे तो इधर तो मूव करवा के लाए आप, इजीली यहाँ से यहाँ तक ले आए, थोड़ी सी फोर्स लगाई, F1 क्या लगाई, थोड़ी सी लगाई और ऑब्जेक्ट यहाँ तक आ गया। लेकिन अब इस पे मूव करवाना है, ऐसे मूव करवाना है, तो इधर आपने ऐसे फोर्स लगाई थी ना, यहाँ पे आपने इस ऑब्जेक्ट पे ऐसे ऊपर की तरफ और फोर्स लगानी है, ज्यादा फोर्स लगानी है, ताकि ऑब्जेक्ट जो है ऐसे डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल करे। तो अब आप यहाँ पे जो फोर्स लगाएंगे वो ज्यादा लगाएंगे, F2 ज्यादा लगाएंगे, ताकि ऑब्जेक्ट जो है यहाँ ऊपर ऐसे चढ़ सके, ठीक है। तो फोर्स आपकी इंक्रीज हो गई ना। अब आगे आएंगे, जब दोबारा यहाँ पहुंचेंगे तो अब हम कहेंगे क्यों हम इतनी ज्यादा फोर्स लगाएं, अब तो इसीलिए ऑब्जेक्ट यहाँ से मूव कर सकते हैं ना, फिर ये वाला रास्ता आ गया, तो अब हम थोड़ी अब F3 जो है कम कर देंगे, F3 कम कर देंगे और फिर वही बार डिस्प्लेसमेंट ऐसे ऑब्जेक्ट ट्रेवल करेगा। फिर जब ये वाला रास्ता आएगा तो अब हम इतनी सी फोर्स थोड़ी लगाएंगे, अब हमें इसको ऐसे ऊपर चढ़ाना है तो ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी, तो F4 क्या होगी, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। तो इस बात में हर पॉइंट पे आप देख रहे हैं फोर्स चेंज हो रही है। फोर्स पहले कम लगाई, ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, कोई ना कोई वर्क हुआ होगा। फिर फोर्स ज्यादा लगाई, ऑब्जेक्ट ने डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, कोई ना कोई वर्क हुआ होगा। तो हर पॉइंट पे जो है ऑब्जेक्ट की फोर्स चेंज हो रही है, तो फोर्स चेंज हो रही है, ऑब्जेक्ट डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर रहा है, वर्क तो हो रहा है, लेकिन फोर्स चेंज होने की वजह से हम ये बोलेंगे कि वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, क्योंकि फोर्स चेंज हो रही है। तो ये चीज़ हो गई आपके पास, ठीक है। उसके बाद अब हम ऐसा करते हैं, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का ग्राफ डिस्कस कर लेते हैं। ये जो आपके पास ये जो पाथ था ना, ये इसको थोड़ा सा आप, अगर मैं इसको थोड़ा छोटा करके बनाऊं तो ये कुछ ऐसा था, इस तरह से ऐसे था ना, ये पाथ इस तरह से ऐसे था। तो चेक करें, ये वाला जो पाथ आ रहा है ये भी कुछ आपका ऐसे ही आ रहा है ना, समझ आ रही है, ये पाथ है, इसमें ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। तो बस आपने फिर इसको इस तरह से इसका ग्राफ बना लेना है। तो ये देखें आपके पास ऐसा ग्राफ बनेगा। इस बात में अगर हम इसका ग्राफ बनाना चाहें तो आपके पास एक कर्व आएगा, क्योंकि फोर्स चेंज हो रही है। कैसे चेंज हो रही है, यहाँ पे आपको पता है वाई एक्सिस में फोर्स होती है और एक्स एक्सिस में क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है ना। तो ये देखिए पहले फोर्स इतनी सी लगी, इतनी सी फोर्स लगी है, फिर फोर्स थोड़ी सी इंक्रीज हो गई है यहाँ आने तक फोर्स और इंक्रीज हो रही है, यहाँ आए हैं फोर्स और इंक्रीज हुई है, यहाँ पर और इंक्रीज, तो फोर्स इंक्रीज हो रही है, फोर्स चेंज हो रही है। तो जब फोर्स चेंज हो रही होती है तो वेरिएबल फोर्स का ग्राफ जो है कोई रेक्टेंगल टाइप नहीं बनता, यहाँ पे वो देखें ग्राफ फिर इस तरह का बनता है, कोई कर्व बन रहा होता है, ठीक है। तो ये आपके पास फोर्स डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ जो है वो एक कर्व बनता है, और इस कर्व के नीचे जो एरिया होता है ना, इस कर्व के नीचे जो एरिया होता है, इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन करें और इसको यहाँ से यहाँ ज्वाइन करें, तो ये जो एरिया आया है ये एरिया ही आपका क्या कहलाता है, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स कहलाता है। लेकिन जब हमने वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स पढ़ा था तो उसमें तो जो एरिया था वो एक रेक्टेंगल का एरिया था, इजीली हमने निकाल लिया था। रेक्टेंगल का फार्मूला लगाया, रेक्टेंगल के एरिया का लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ, तो हमारे पास फार्मूला आ गया, और वही जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल था वही हमारा वर्क डन था। लेकिन ये तो कोई प्रॉपर शेप नहीं बनी, ना ये सर्कल है, ना ये स्क्वायर है, ना ये रेक्टेंगल है, कोई प्रॉपर शेप नहीं बनी है। तो इसका वर्क डन कैसे निकालें, और मैंने आपको ये भी बोला है कि इसके वर्क डन में ये फार्मूला भी हम नहीं लगा सकते, क्योंकि ये फार्मूला तब लगाएंगे जब फोर्स क्या होगी, कांस्टेंट होगी। लेकिन यहाँ तो हमारी फोर्स भी कांस्टेंट नहीं है, आपने देखा है हर पॉइंट पे फोर्स चेंज हो रही है, और इस ग्राफ में भी आप चेक कर लें हर पॉइंट पे फोर्स क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो अब जब फोर्स चेंज हो रही है हर पॉइंट पे, तो फिर हम इस फोर्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे और इसका ग्राफ ये कैसे बना है, क्या करना है, तो वो चीज़ आप सीख लें। यहाँ पर देखें ये फार्मूला तो सिर्फ था किसके लिए, कांस्टेंट फोर्स के लिए। फॉर कांस्टेंट फोर्स वर्क का हम ये फार्मूला यूज करते हैं, और फोर्स का एफ कॉस थीटा वाला कंपोनेंट लेते हैं, क्योंकि वो डिस्प्लेसमेंट के अलग होता है और यही अफेक्टिव कंपोनेंट है। अब अफेक्टिव कंपोनेंट क्यों है और ये सब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था। अगर आपने इस चैप्टर की फर्स्ट वीडियो नहीं देखी आप लाजमी देखें, ताकि आपको समझ आ जाए यहाँ साइन थीटा क्यों नहीं आया, कॉस थीटा क्यों आया है, और ये सब, ठीक है।
तो फोर्स का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट ले लिया और साथ में डिस्प्लेसमेंट। तो ये फार्मूला वर्क डन का हम सिर्फ तब लगाते हैं जब फोर्स क्या हो, कांस्टेंट हो, लेकिन यहाँ हमारी फोर्स वेरिएबल है। इसके लिए क्या करेंगे, डिवाइड डिस्प्लेसमेंट इनटू डिफरेंट पैचेस। आपके पास ये जो चीज़ यहाँ से यहाँ तक आई है ना मूव करके, तो आपने इसको छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर देना है। क्या कर देना है, ये छोटे छोटे यानी यहाँ से यहाँ तक जब मूव कर, यहाँ से यहाँ तक मूव करके आया ये एक पैच है, यहाँ से यहाँ तक मूव करके आया ये दूसरा पैच, यहाँ से यहाँ तक मूव करके आया तीसरा पैच, यहाँ से यहाँ तक मूव करके आया। इस तरह आपने उसको छोटे छोटे पैचेस में क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो ये मैंने क्या किया, एक पैच, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, और करते करते सो ऑन एन नंबर ऑफ पैचेस में आपने उसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। फर्स्ट पैच का डिस्प्लेसमेंट डेल x1, या आप इसको कह सकते हैं डेल d1, इसको कह सकते हैं डेल d2, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट को आपने d से डिनोट किया हुआ है ना, और इसको डेल dn। करते करते इतने सारे पैचेस बन गए, कितने बन गए, हमने n नंबर ऑफ पैचेस बना दिए। डिस्प्लेसमेंट को, हर डिस्प्लेसमेंट को यहाँ से यहाँ तक का d1, यहाँ से यहाँ तक का डेल d2, यहाँ से यहाँ तक का डेल d3, यानी ये इनके हमने छोटे छोटे पैचेस बना दिए। अब इसका क्या फ़ायदा होगा, अब आप चेक करें, जब हम इसको छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करेंगे तो हर पैच एक रेक्टेंगल बन रहा है। ये चेक करें, ये पूरा अगर मैं एक साइड पे यहाँ करके बना लूँ तो ये एक रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगुलर शेप बन रही है। तो अब रेक्टेंगल का एरिया तो आपको निकालना आता है ना, और यहाँ इतना रेक्टेंगल का एरिया आपको निकालना आता है, और आपने ये भी पढ़ा है कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो है वो इक्वल था वर्क डन। वर्क डन किसका, वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। तो आपने ये पैच इतने छोटे छोटे बनाने हैं ना कि फोर्स कांस्टेंट हो जाए, क्योंकि फार्मूला आप वर्क डन का ये वाला फार्मूला तब लगा सकते हैं जब फोर्स कांस्टेंट हो, लेकिन हमारी यहाँ पे तो हर पॉइंट पे फोर्स वेरिएबल है। अगर मैंने ये इस तरह से ऐसे खुले करके पैचेस बनाए ना तो भी मैं फार्मूला नहीं लगा सकती, तो भी हमारा ये देखें थोड़ी सी यहाँ पे ये एरर्स आ रहे हैं, ये देखें ये थोड़ा सा एरर आ रहा है। तो हमने इसको बिल्कुल इनको भी और मजीद छोटा करें। ये देखें यहाँ तो मैंने थोड़ा खुला खुला करके बनाया, आपको समझ आए। अब मैं इसको दोबारा यहाँ बनाती हूँ और मैंने इनको मजीद छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर दिया। ये देखें इतना छोटा पैच, इतना सा, फिर ये इतना छोटा, मतलब छोटे छोटे पैचेस में मैंने इनको डिवाइड कर दिया है। अब ये इस तरह से डिवाइड कर दें, तो इसीलिए मैंने यहाँ n नंबर ऑफ पैचेस लिया। हमें क्या पता है कितने हैं, ठीक है, बहुत सारे पैचेस में डिवाइड कर लिया, तो मैंने कहा कि मैंने n नंबर ऑफ पैचेस में डिवाइड कर लिया है। और इतने छोटे पैचेस हैं, इतने छोटे हैं कि उनका डिस्प्लेसमेंट भी बहुत छोटा है। आप चेक करें यहाँ से यहाँ तक का कितना सा डिस्प्लेसमेंट है, बहुत छोटा। तो जब कोई चीज़ बहुत छोटी होती है तो हम उसके लिए डेल यूज़ करते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट डेल d1, फिर यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट डेल d2। इस तरह हमने पैचेस में डिवाइड कर लिया। अब हर पैच के अलोंग आपको पता है फोर्स भी कांस्टेंट हो जाएगी। इतना छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है तो ये फोर्स एग्जैक्टली इन दोनों पे एक ही जैसी लग रही है, इस पूरे पे। फिर इस पूरे पैच पे एक ही जैसी देखें फोर्स लग रही होगी, तो फोर्स छोटे छोटे पैचेस पे कांस्टेंट हो जाएगी। तो आप क्या करेंगे, हर पैच जो है वो एक रेक्टेंगल सा बना रहा है ना, एक रेक्टेंगुलर फॉर्म बन रही है, और आपको इसका फार्मूला पता है, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ करके, यानी फोर्स को डिस्प्लेसमेंट, फोर्स कांस्टेंट हो गई है ना अब, तो फोर्स को डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करके एक पैच का वर्क निकाल लें, फिर दूसरे पैच का वर्क निकालें, F2 को मल्टीप्लाई करें डिस्प्लेसमेंट से। अच्छा, एक पैच में तो फोर्स सेम होगी, यानी ये आपके पास एक पैच है ना, तो इसमें जो फोर्स है वो हर पॉइंट पे सेम होगी और इधर का डिस्प्लेसमेंट भी सेम होगा। लेकिन जब दूसरे पैच में जाएंगे ना तो फोर्स F2, फोर्स डिफरेंट हो जाएगी। ये देखें यहाँ फोर्स थोड़ी सी बढ़ गई है। जब इस पैच में आएंगे तो फोर्स और इंक्रीज हो गई होगी। तो हर पैच के अलोंग फोर्स डिफरेंट है, लेकिन एक पैच में तो फोर्स सेम है ना, तो आप उस एक पैच पे तो वो सेम फोर्स वाला लगा सकते हैं ना फार्मूला। ये कांस्टेंट फोर्स वाला फार्मूला एक पैच पे तो लग सकता है ना। फिर दूसरे पैच पे फिर से फोर्स कांस्टेंट है तो उस पैच पे दोबारा आप वर्क डन का ये वाला फार्मूला लगाएं। तीसरे पैच पे फिर फोर्स कांस्टेंट है, उस पे दोबारा आप वर्क डन का ये फार्मूला लगाएं। इस तरह करते करते ना हर पैच का आप अलग अलग से जो है वर्क डन कैलकुलेट कर लेंगे, और उसके बाद इन सारे वर्क डन को आप आपस में ऐड कर देंगे, तो आपको पास टोटल वर्क डन आ जाएगा जो इस कर्व के नीचे होगा, और उसी को आप कहेंगे वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। अब सो आपको ये सारा समझ आ गया होगा। अब मैं आपको इसकी डेरिवेशन करवाती हूँ, ठीक है। ग्राफ बिल्कुल यही आपके बुक में बना हुआ है, मैंने आपको यहाँ समझा दिया किस तरह होगा। हमने करना क्या है, रफ में मैं आपको बता देती हूँ। हमने डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड कर दिया डिफरेंट पैचेस में, छोटे छोटे पैचेस में, और फोर्स अलोंग ईच पैच इज कांस्टेंट। तो इतने छोटे पैचेस थे कि हर पैच के अलोंग फोर्स कांस्टेंट होगी। तो यही तो हमें चाहिए था, फोर्स कांस्टेंट होगी तो वर्क का ये फार्मूला हम लगा सकते हैं। तो अब मैं ये फार्मूला यूज करूंगी, ठीक है। लेकिन हर पैच में फोर्स डिफरेंट है, एक पैच में फोर्स कांस्टेंट है। जैसे इस पैच की फोर्स F1 है, इस पैच पे फोर्स F2 होगी, इस पैच की फोर्स F3 होगी, तो डिस्प्लेसमेंट भी इस तरह चेंज होता जाएगा। तो हर पैच पे अलग अलग मैं वर्क निकालूंगी, ठीक है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इसकी डेरिवेशन कर लेते हैं।
तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स आप कैसे निकालेंगे, आपने लिख देना है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स और उसकी डेरिवेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम क्या होगा यहाँ पे, अब कंसिडर अ ग्राफ, आप एक ग्राफ कंसिडर करें ड्रॉन बिटवीन फोर्स एफ कॉस थीटा एंड डिस्प्लेसमेंट डी। फोर्स का कॉस थीटा वाला कंपोनेंट लेना है। जैसे इस पैच के अलॉन्ग F1 तो लग रही है, लेकिन F का कौन सा कंपोनेंट, तो इस पैच के अलॉन्ग आप कहेंगे F1 कॉस थीटा 1। ठीक है, एंगल 1 बन रहा एंड थीटा 1 बन रहा होगा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के दरमियान। उसके बाद जब दूसरा पैच लेंगे आप तो F2 लेंगे, तो फोर्स का कौन सा कंपोनेंट F2 कॉस थीटा 2, यानी कॉस थीटा आप क्यों ले रहे हैं ये आपको पता है, क्योंकि यही इफेक्टिव कंपोनेंट है जिसकी वजह से वर्क डन होता है। इसके बाद यहाँ पे F3 कॉस थीटा 3, यहाँ पे F4 कॉस थीटा 4, ये फोर्सेस लग रही हैं, फोर्स का ये कंपोनेंट आपने ले लेना है। और डिस्प्लेसमेंट आपको पता है डेल D1 डेल D2 डेल D3, इस तरह से डिस्प्लेसमेंट लेनी है। ठीक है, तो उन्होंने यही कहा है कि आपने ग्राफ बनाना है किस किस के दरमियान, F cos थीटा और D के दरमियान। अब आपको अगर टोटल वर्क डन निकालना है तो हम डिवाइड कर देंगे डिस्प्लेसमेंट को नंबर ऑफ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट्स। टोटल डिस्प्लेसमेंट को छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स में डिवाइड कर दो, छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट में यानी छोटे छोटे पैचेस में आप उस टोटल डिस्प्लेसमेंट को डिवाइड करें। टोटल डिस्प्लेसमेंट पता है क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक का, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल डिस्प्लेसमेंट है। ये क्या है, टोटल। इसको ये छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट में डेल D1 डेल D2 डेल D3 इसमें डिवाइड कर दें, तो हमने छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट्स में इसको डिवाइड कर देना है, डेल D1 डेल D2 डेल D3। और हर डिस्प्ले जो छोटे छोटे डिस्प्लेसमेंट में आपने डिवाइड किया है ना, हर एक के अलॉन्ग फोर्स के जो अफेक्टिव कंपोनेंट है वो क्या होगा, F1 cos थीटा 1 जो इसके अलॉन्ग होगा, F2 cos थीटा 2 जो इसके अलॉन्ग होगा, इसी तरह F3 cos थीटा 3 जो इसके अलॉन्ग होगा, एंड सो ऑन, और Fn cos थीटा n जो इसके अलॉन्ग होगा। तो हर डिस्प्लेसमेंट के अलॉन्ग आपके पास ये वाली फोर्स लग रही होगी, यानी ये वाली फोर्स लगेगी तो ये डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल, ये वाली फोर्स लगेगी तो ये डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल। तो इस तरह से आपने ये बात लिख दी। अब अगर हमें टोटल वर्क निकालना है तो मैंने आपको बताया आप सारे जो वर्क निकालेंगे ना पैचेस का, तो वो सारे पैचेस का अलग अलग वर्क निकाल कर और उस वर्क को ऐड कर दें। तो मुझे अगर टोटल वर्क निकालना है तो ये पैच 1 का वर्क है, ये पैच 2 का वर्क है, पैच वो छोटे छोटे जो डिस्प्लेसमेंट्स में आपने ऐसे डिवाइड किया हुआ है, तो इसका वर्क है W1, इसका वर्क W2, ठीक है, इस तरह इसका वर्क W3, इसका वर्क 4 से लेकर जितने भी पैचेस थे वर्क N तक आपने उसको कर लिया। अब वर्क 1 कैसे निकलेगा, तो वर्क 1 किसकी वजह से हुआ है, वर्क 1 अभी मैंने आपको बताया वर्क 1 जो है फोर्स 1 लग रही होगी, फोर्स का कौन सा कंपोनेंट, cos थीटा वाला, तो F1 cos थीटा 1 और इसकी वजह से डिस्प्लेसमेंट डेल D1। तो आपको पता है ना वर्क इक्वल होता है F इंटू डी के, और इसको ओपन करते हैं तो डॉट हटता है तो FD cos थीटा की इक्वल होता है। ये वर्क का फार्मूला है ना। अब हम ये इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि एक पैच के अलॉन्ग वर्क कांस्टेंट हो गया है, तो अब कांस्टेंट जब हो गया है, फोर्स कांस्टेंट हो गई है जब, तो हम वर्क का ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो इस फार्मूले को मैं वर्क 1 निकालूंगी तो F1 हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट आपको पता है डेल D1 है, छोटे छोटे पैचेस है ना, तो डेल D1 और cos थीटा 1। जब वर्क 2 निकालूंगी इन सबके साथ 2 लगा दूंगी, जब वर्क 3 निकालूंगी इन सबके साथ 3 निकालूंगी, करते करते वर्क 4 से लेकर वर्क N निकालूंगी तो इन सबके साथ N लगा दूंगी। ठीक है, तो आपने ये सारा वर्क कैलकुलेट कर लिया इस तरह से। उसके बाद ये जो वैल्यूज आई है ना, इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दें, ये सारी वैल्यूज इक्वेशन 1 में वर्क की जगह, ये वर्क 1 1 2 3 4 इनकी जगह ना ये वाली वैल्यूज पुट कर दें। तो टोटल वर्क आपके पास इक्वल होगा, वर्क 1 की जगह ये वैल्यू लिख दी, वर्क प्लस लगाया, फिर वर्क 2 की जगह ये वाली वैल्यू लिख दी, फिर प्लस लगाया, और वर्क 3 की जगह ये वैल्यू लिख दी, से लेकर वर्क N की जगह ये वैल्यू लिख दी। ठीक है, अब इसी को मैंने दोबारा इस तरह से सीधा करके लिखा है, यही चीज दोबारा लिखी है। उसके बाद आप देखें ये सारे प्लस हो रहे हैं ना, देखें प्लस सब में आ रहा है, तो प्लस के लिए हम यूज करते हैं समिशन, सिग्मा का साइन यूज करते हैं। ठीक है, तो ये सिग्मा है, इसको हम यूज करेंगे ताकि सारे प्लस हम समझ लें, ये कर दिया, सम कर दिया। अच्छा, अब सब में क्या आ रहा है, इन सब में क्या चीज आ रही है, F आ रहा है सब में, F आ रहा है सब में, F, तो F मैंने यहाँ लिख दिया, ये F लिख दिया मैंने। ठीक है, F सब में आ रहा था। अच्छा, cos थीटा सब में आ रहा है, cos थीटा सब में आ रहा है, वो भी मैंने लिख दिया। डेल D सब में आ रहा है, तो डेल D भी मैंने लिख दिया। चेंज क्या हो रहा है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, 4 5 6 और यहाँ N है। ठीक है, ये चेंज है ना, तो मैं ऐसा करती हूँ, मैं लेट कर लेती हूँ कि ये जो 1 2 3 4 5 है ना, इनको मैं लेट कर लेती हूँ कि ये I के इक्वल है। I इक्वल है 1 2 3 से लेकर N तक, ये सब I के इक्वल हैं। तो फिर मैं क्या कर दूंगी, F के नीचे 1 की जगह I लिख दूंगी, फिर cos थीटा 1 है ना, 1 2 3 इनकी जगह आपने थीटा के साथ यहाँ I लिख देना है,
और फिर डेल डी के नीचे 1 2 3 इस तरह लिखा हुआ है ना 2 3, इसकी जगह भी आपने आई लिख देना है। आई में क्या स्टोर है 1 2 3 से लेकर एन तक की वैल्यू ये सारी, ठीक है। और अब आई कहाँ से आया और आई की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है वो आप इस सिग्मा या समेशन साइन के ऊपर बताते हैं। आई की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 1 से, आई की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 1 से, और आई की वैल्यू जा कहाँ रही है, जहाँ तक जा रही है वो ऊपर लिखना है, तो n तक जा रही है। देखें आई की वैल्यू कहाँ तक जा रही है, n तक, तो n तक 1 से लेकर n तक, और फिर ये f cos थीटा डेल डी आपके पास आ जाएगा। टोटल वर्क डन जो कौन करती है, एक वेरिएबल फोर्स करती है, ठीक है। तो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स का आप ये फार्मूला फिर यूज करेंगे। दस वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स इज इक्वल टू एरिया अंडर द एफ कॉस थीटा एंड डी कर्व। कह रहे हैं जो वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स है ना वो एफ कॉस थीटा और डी की जो कर्व आई है ना उसके नीचे का एरिया है। आपको पता है ना ये एक्स एक्सिस है, इसमें डिस्प्लेसमेंट है, ये वाई एक्सिस है, इसमें फोर्स है, और इसका ग्राफ कुछ ऐसा आया था अभी हमने किया है, जिसको हमने ऐसे छोटे छोटे पैचेस में ऐसे डिवाइड किया था। तो फोर्स क्योंकि बार बार चेंज हो रही थी तो ये कर्व आया था। तो कह रहे हैं उस कर्व के नीचे का जो एरिया है ना ये एफ कॉस थीटा कंपोनेंट हमने लिया है फोर्स का, और डिस्प्लेसमेंट डेल डी ले रहे थे। तो डिस्प्लेसमेंट और एफ कॉस थीटा का ये जो कर्व आया है इसके नीचे का जो ये एरिया है, ये पूरा एरिया आपके पास क्या है, वर्क डन है बाय अ वेरिएबल फोर्स। तो ये एरिया आपके पास वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स है। तो याद रखिए जब भी वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स निकालना हो तो हम ये फार्मूला यूज करेंगे, और जब भी आपको वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स निकालना हो तो लास्ट में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखाया था कि आप जो है वो ये फार्मूला यूज करेंगे, वर्क डन इक्वल एफ डी कॉस थीटा, ठीक है, क्योंकि ये कांस्टेंट फोर्स के लिए होता है। तो इस तरह आपने निकाल लेना है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। होप सो आपको क्लियर हो गया होगा सारा। अगर फिर भी आपका कोई भी क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, इस टॉपिक से रिलेटेड, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।